चलिए उन 5 मुद्दों की बात करें जिसके कारण यूपीएससी को हमेशा विवादों के कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। पहला मुद्दा, क्या इंजीनियर्स यूपीएससी में अधिक सफल होते हैं? तो हाँ, आंकड़े जो बताते हैं वह बताते हैं कि कुल जो सिलेक्शन होता है, फाइनल मेरिट बनते हैं, उसमें से 60% से अधिक विद्यार्थी इंजीनियर्स होते हैं। और आंकड़ों को यदि गहराई से देखा जाए तो 2020 में लगभग 65% जो है इंजीनियर सेलेक्ट हुए हैं। पर खास बात यह है कि यह शुरुआत से ऐसा नहीं था। शुरुआत में सबसे अधिक 2006 के आंकड़े अगर देखें तो 43% जो है ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के बच्चे सेलेक्ट होते थे। पर 2010 से जो गेम पलट गया और उसके बाद लगातार इंजीनियर्स के सिलेक्शन दर लगातार बढ़ता गया है। वहीं दूसरी ओर ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के बच्चों की सिलेक्शन दर लगातार गिरती गई और अब जो है इसकी सिलेक्शन जो दर है वह 23% आके रुक गई है। वहीं दूसरी ओर साइंस बैकग्राउंड के बच्चों की सिलेक्शन रेट जो दर है 8% है और मेडिकल साइंस के विद्यार्थियों की सिलेक्शन दर 4% है, जो पहले क्रमशः 14% और 12% थे। कुल मिला के केवल और केवल इंजीनियर्स बैकग्राउंड के विद्यार्थियों का ग्राफ बढ़ा है, बाकी सबका ग्राफ नीचे गया है। तो इस तरह से जो सिलेबस इस वक्त चेंज किया गया उसका इम्पेक्ट कंप्लीटली इस तरह से पड़ा कि इंजीनियर्स बैकग्राउंड के विद्यार्थियों को बहुत अधिक फायदा हुआ और अन्य विद्यार्थियों को नहीं। इसमें एक पराया आर्गुमेंट दिया जाता है कि इंजीनियर्स बैकग्राउंड के विद्यार्थी इसलिए अधिक सफल होते हैं क्योंकि वे हार्ड वर्किंग होते हैं, उनका जो शेड्यूल होता है पहले से काफ़ी सालों से प्रैक्टिस करते हैं और वे ज़्यादा घंटे तक पढ़ते हैं, उनका दिमाग अच्छे से ब्रेन काम करता है, इसीलिए वे ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं। लेकिन इस पर जो विवाद यहाँ पर उठता है कि क्या 2012 से पहले उनका दिमाग काम नहीं करता था, उनका सिलेक्शन रेट कम था, तो इस वक्त क्या वे हार्ड वर्किंग नहीं थे? और 2012 के बाद आए बच्चे में अचानक हार्ड वर्किंग बढ़ गया, वो ज़्यादा पढ़ने लगे, फोकस्ड हो गए, तो यह आर्गुमेंट बहुत बेहतर तरीके से इसको जस्टिफाई नहीं कर पा रही है। इसका सीधा सा असर है कि सिलेबस इस तरह से चेंज किया गया है जिससे ज़्यादा प्रॉफिट इंजीनियर्स बैकग्राउंड के छात्रों को मिला है। यह बात सच है कि इंजीनियर्स बैकग्राउंड के छात्र ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन क्या 2012 से पहले के छात्र मेहनत नहीं करते थे? उस समय क्या वो भी तो इंजीनियर्स का ठप्पा लगा के आए हुए थे? तो सिर्फ उसी आधार को देख के पूरी तरीके से निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं होगा। इस मैटर को भी, सिलेबस के मैटर को भी देखना आवश्यक होगा कि क्या वह बदलाव इस तरह तो नहीं किया गया था जो एक ही तरह के बैकग्राउंड के छात्रों को प्रॉफिट देता है। तो इस प्रकार इंजीनियर्स बैकग्राउंड के छात्रों को एक बढ़त प्राप्त हुई है जो आंकड़ों से सिद्ध होता है। दूसरा मुद्दा है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों का सिलेक्शन दर। अब हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों का सिलेक्शन दर देखें तो 2009 तक लगभग दोनों का बराबर था, जहां पर हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों का सिलेक्शन रेट 44% था, वहीं अंग्रेजी मीडियम का 52% था। लेकिन 2009 में जब सिलेबस चेंज हुआ तो उसके बाद तो ज़मीन और आसमान का फर्क हो गया। अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों का सिलेक्शन दर 94% और हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों का सिलेक्शन दर 5.3% के आसपास आ गया। इसका सीधा अर्थ है कि सिलेबस इस तरह से चेंज किया गया कि एक ही लैंग्वेज के विद्यार्थियों, खासतौर से इंग्लिश, जो इंग्लिश वालों को बढ़त प्रदान करती थी, और ये चेंज जो हुआ सीसेट के रूप में हुआ और ट्रांसलेशन एरर, ये सब जो है कुल मिला के इंग्लिश माध्यम के छात्रों को बढ़त प्रदान कर रही थी, जो आंकड़ों से भी सिद्ध होता है। अब जब 2010 में रिजल्ट हिंदी माध्यम का नहीं आया होगा और कम होता गया और 2013 में जब 5% लोगों का ही सिलेक्शन हुआ तो उस समय तो सबका गुस्सा फूट गया और उस समय सीसेट विरोध के रूप में वो सामने आया। लेकिन लगातार यह बना रहा तो अब हिंदी माध्यम के लोग इसकी तैयारी करना ही नहीं चाहते हैं और इन चीज़ों को वो छोड़ चुके हैं। IAS IPS जैसे नाम भी अब उनके दिमाग में जनरली नहीं आता है क्योंकि इनके सिलेक्शन रेट ही कम है, आंकड़े ही ऐसे हैं। ऐसा नहीं कि ये मेहनत कम करते हैं। अगर 2010 से पहले देखा जाए तो उस समय तो रिजल्ट हो रहा था इनका, और अचानक क्या बदल गया? क्या वे मेहनती नहीं रह गए, वे पूरी तरीके से निकम्मे बन गए जिसके कारण उनका रिजल्ट गिर गया? नहीं, ऐसा नहीं है। कुल मिला के जो सिलेबस चेंज हुआ वो टोटली फ़ायदा पहुंचाता था एक माध्यम को, और ये एक गैप पैदा किया। और किसी एक वर्ग को बढ़ावा देना ये एक डिस्क्रिमिनेशन का भाग होता है, ये एक डिस्क्रिमिनेशन है जो आर्टिकल
15 और 16 के तहत डिस्क्रिमिनेशन माना जाना चाहिए। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड और हिंदी माध्यम का रिजल्ट एक साथ गिरा है। इसका मतलब है कि कुल मिला के ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड, हिंदी माध्यम दोनों को पीछे धकेला गया और इंग्लिश माध्यम के साथ, सिर्फ इंग्लिश माध्यम नहीं, इंग्लिश माध्यम के साथ जो इंजीनियर्स थे उनको बढ़त प्रदान किया गया, जो आंकड़े सिद्ध करते हैं। तीसरा मुद्दा है अटेम्प्ट्स की, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने लेने चाहिए। तो इस ग्राफ से पता चलता है कि जो तीसरा अटेम्प्ट है उसमें सक्सेस रेट सबसे अधिक है। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति का सफल होने का सबसे ज़्यादा जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है वह थर्ड अटेम्प्ट होता है। तीसरा अटेम्प्ट में उसकी सफलता का दर जो है अधिक है। तो पहला और अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट तो जनरली लोगों का वैसे ही चला जाता है, और उसके बाद तीसरा अटेम्प्ट के बाद उसका सक्सेस रेट पूरी तरीके से घट जाता है। पूरी तरीके से ग्राफ जो दिख रहा है वह घटने वाला ग्राफ है। तो ऐसे में अब बात यही उठती है कि जो जनरल को 6 अटेम्प्ट दिए गए हैं और ओबीसी को 9 अटेम्प्ट दिए गए हैं, तो उसको रिड्यूस कर देना चाहिए, क्योंकि जब आगे सिलेक्शन का दर, सक्सेस रेट ही घट गया है तो उन्हें लगातार अनप्रोडक्टिव वर्क में क्यों लगाया जाए, उनका जीवन क्यों बर्बाद किया जाए। यहाँ बात यह नहीं है कि उसकी वह सफल नहीं हो सकता, लेकिन सफलता दर कम है। अगर उम्र घटा दिया जाए तो ऐसे में होगा क्या कि वे 4 अटेम्प्ट देने के बाद अगर उनकी वो सफल नहीं होते तो अपना कोई दूसरे क्षेत्र में करियर स्टार्ट करेंगे। लेकिन अधिक अटेम्प्ट देख के अधिकांश विद्यार्थी, अभ्यर्थी 32 साल तक तो यहीं फंसे रह जाते हैं, जबकि यहाँ पर ग्राफ स्पष्ट दिख रहा है कि अधिक उम्र लगने से जनरली उसका सक्सेस रेट घट जाता है। इसका मतलब है कि जो एज अगर बढ़ रहा है तो सिलेक्शन रेट भी उसका घट जाता है, सिलेक्शन रेट घट जाता है, जो ग्राफ से सिद्ध हो रहा है। तो जब आंकड़े ऐसे बोल रहे हैं तो आंकड़ों को क्यों नहीं सुना जा रहा है और आयु को क्यों नहीं घटाया जा रहा है। आखिरकार ये जो स्टूडेंट्स हैं उनके लाइफ को क्यों स्पॉइल किया जा रहा है। तो ये सुधार होना ही चाहिए कि एज घट जाए, और यह एज घटने वाली जो बात है इमीडिएट इफेक्ट से ना घटे। अभी जो वर्तमान में जो इसके पीरियड में चल रहे हैं, इसके साइकिल फेज में चल रहे हैं, उनको इस चीज़ से छूट देते हुए जो इन फ्यूचर है, जो लेटेस्ट फ्यूचर है, उसमें इसे लागू कर देना चाहिए। चौथा मुद्दा है कि क्या हायर एजुकेशन विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाता है। तो बिल्कुल नहीं। हायर एजुकेशन वालों का जनरली हर साल प्रति साल देखा जाए 2006 से 2020 का ग्राफ लगातार घटता जा रहा है, जबकि जो बैचलर डिग्री किए हुए हैं इनका लगातार सक्सेस रेट बढ़ता जा रहा है। तो फिर व्यक्ति ग्रेजुएशन के बाद आगे क्यों पढ़ाई करे। अगर ग्रेजुएशन से आगे पढ़ने के बाद उसका सक्सेस रेट घट रहा है, वह असफल होने की जो दर है वह बढ़ रहा है और सफल होने की जो दर है वह घट रहा है, तो आखिरकार वो हायर स्टडीज करे ही क्यों। और यह एक विडंबना ही है कि हायर स्टडीज करने वाले जो है बहुत कम सक्सेस होते हैं और जो बैचलर वाले हैं वह अधिक सफल हो रहे हैं। तो कुल मिला के यह जो एक विरोधाभास झलकता है, जिसे ठीक करने की आवश्यकता है, इसे ठीक करनी की जानी चाहिए। इसका एक और व्याख्या क्या निकलता है कि हायर स्टडीज करने का अर्थ है कि उसका एज अधिक हो गया है, एज अधिक हो गया है, और इसका मतलब है कि अगर हायर स्टडीज करने वाले का सिलेक्शन रेट कम है, इसका अर्थ है कि अधिक एज वालों का सिलेक्शन रेट कम है। तो इसका मतलब है कि एज अधिक हुआ तो सिलेक्शन रेट कम हो जाएगा, सिलेक्शन ये कम हो गया। जैसे ही आपका एज अधिक हुआ सिलेक्शन रेट कम हो गया, ये इस आंकड़े का इंटरप्रिटेशन ये कहता है। तो इस बिंदु से भी वही बात सामने आती है कि फिर एज क्यों ना घटा दिया जाए और अटेम्प्ट्स जो हैं उन्हें कम कर दिया जाए। इससे जो मेहनत करने वाले अभ्यर्थी हैं, अगर 4 अटेम्प्ट में सफल नहीं हो पाएंगे यूपीएससी में, तो अपना अलग से करियर आगे भविष्य में किसी अन्य फील्ड में देखेंगे वो। अगला मुद्दा है ऑप्शनल पेपर का। क्या सभी ऑप्शनल पेपर बराबर होते हैं। तो जनरली उत्तर नहीं है। क्यों। यूपीएससी का जो एनुअल रिपोर्ट है उसमें दिखाया है कि सक्सेस रेट क्या है हर सब्जेक्ट का। जैसे एग्रीकल्चर का 2.7% है सक्सेस रेट, एनिमल हस्बेंड्री का 10%, एंथ्रोप का 8.3%, सबका सक्सेस रेट का एक लिस्ट दिया गया है। तो यहीं से पता चल जा रहा है कि सभी सब्जेक्ट्स बराबर नहीं है, सबका सफलता दर अलग अलग है, और ये सफलता दर हर साल बदलता है। किसी साल कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट अच्छा परफॉर्म किया, किसी साल
कोई और अलग ऑप्शनल सब्जेक्ट परफॉर्म किया। अब कोई विद्यार्थी उस वक्त दे रहा है और उसका ऑप्शनल सब्जेक्ट अच्छा परफॉर्म कर गया तो वो सेलेक्ट हो गया। अगर परफॉर्म उस वक्त नहीं किया, अच्छे मार्क्स नहीं मिले, तो उसका फिर 1 साल वेस्ट चला जाएगा। फिर अगले साल वह भगवान से दुआ मांगेगा कि अगले साल जो है मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट अच्छा परफॉर्म करे और अच्छे मार्क्स मिले, सक्सेस रेट अधिक हो जाए। तो ये तो बहुत ज़्यादा लक की बात हो जाती है। अब इसी ग्राफ में देखते हैं कि जो टॉप 4 सब्जेक्ट्स हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो टॉप 4 सब्जेक्ट्स हैं 2020 में परफॉर्म करने वाले, सबसे अधिक अच्छा परफॉर्म 18% के बढ़त से पॉलिटिकल साइंस कर रहा था और दूसरे नंबर पर 14% से सोशियोलॉजी और नेक्स्ट 12% के साथ जो है पब्लिक एड तथा 11% के साथ ज्योग्राफी। अब ये तो किस्मत वाली बात हो गई कि 18% के साथ जो परफॉर्म कर रहा है वह उस वर्ष 2020 में जिसने PSIR ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज किया था उसको ज़्यादा बढ़त मिली। यहाँ पर 2 इंटरप्रिटेशन निकलते हैं कि जो 4 सब्जेक्ट्स यहाँ पर टॉप 4 सब्जेक्ट जो परफॉर्म कर रहे हैं, या तो उस वर्ष उस सब्जेक्ट से देने वाले परीक्षार्थियों या अभ्यर्थियों की संख्या अधिक थी अथवा उस सब्जेक्ट की सफलता दर अधिक थी। तो इन दोनों बातों को मिला के ही ये ग्राफ बना है। तो कुल मिला के यह बात तो तय हो गई कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं सभी सब्जेक्ट्स बराबर नहीं होते, सबका सक्सेस रेट अलग है और हर साल चेंज होता रहता है। तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा फैक्टर ये करता है। आप 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट देते हैं और उतनी ही जानकारी के साथ दें तो हर साल आपका अलग अलग मार्क्स आएगा, क्योंकि ऑप्शनल पेपर जो है काफ़ी वेरिएबल है और हर साल उसका सक्सेस रेट बदल जाता है। तो आप एक ही सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट रखते हैं और अलग अलग साल देते तो सफलता दर भी आपकी बदल जाएगी। अब ऑप्शनल पेपर में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कुछ का तो मार्क्स ही बहुत ही अधिक आता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैथमेटिक्स में 400 नंबर तक स्कोरिंग हो जाती है, जबकि अन्य सब्जेक्ट की बात की जाए तो 400 नंबर जब मैथ में आ जाते हैं तो अन्य सब्जेक्ट्स में 280 नंबर लाना बेस्ट माना जाता है। तो ऐसे में कोई विद्यार्थी 400 तक ला रहा है और कोई विद्यार्थी 280 लाता है तो उसका नाम हो जाता है कि भैया क्या पढ़े हो। तो ऐसे में ये जो सब्जेक्ट का गैप है, ये सब्जेक्ट का जो मार्क्स का गैप इसलिए होता है कि कुछ सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, जैसे कि मैथ हो गया, अन्य सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री वैसे अन्य होते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप के ज़्यादा हैं, उनमें मार्क्स अधिक आते हैं, खासतौर से मैथ में। वहीं पर जो सब्जेक्टिव टाइप के पेपर होते हैं उसमें मार्क्स बहुत कम आते हैं। तो ऐसे में जनरली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले छात्र इसमें बढ़त प्राप्त करते हैं, क्योंकि जनरली ऑब्जेक्टिव पेपर ही चूज करते हैं। लेकिन हर एक इंजीनियर जो है मैथ या साइंस के सब्जेक्ट्स ही नहीं रखता है, वह यहाँ पर आके ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट भी रखता है। किंतु यह मुद्दा बना हुआ है और हम लोग जनरली देखते हैं कि किसी वर्ष जो है 300 भी ऑप्शनल सब्जेक्ट में किसी एक पेपर में नहीं जा पाता है, जबकि कोई दूसरा सब्जेक्ट 330 340 तक चले जाते हैं। तो ये जो गैप बना हुआ है इसको भरने की आवश्यकता है, तभी जो है एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिल सकता है और समानता विविधता का सम्मान हो पाएगा। इसी ऑप्शनल सब्जेक्ट में एक नॉर्मलाइजिंग फार्मूला यूज किया जाता है। कुछ सब्जेक्ट्स में काफ़ी गैप आ जाता है, कुछ ऑप्शनल में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, कुछ में नहीं आता है। तो यूपीएससी इस गैप को भरने के लिए एक नॉर्मलाइज मार्क्स जो है नॉर्मलाइज किया जाता है, लेकिन आज तक ये फार्मूला किसी को पता नहीं चल पाया है। तो इसमें पारदर्शिता की कमी है। 2018 में जब यह केस हुआ था उस वक्त भी यूपीएससी ने यह बात कहा था कि ये मेरा जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, इसको हम लोग डिस्क्लोज नहीं करेंगे कि आखिरकार किस फॉर्मूले के तहत नॉर्मलाइज करते हैं। अब ऐसे में बहुत संभावना बनती है कि हो सकता है कि किसी विशेष बैकग्राउंड के छात्रों को बढ़त मिल जाती हो, किसी को नहीं। लेकिन जनरली यूपीएससी का जो दावा है कि सभी को हम लोग इस तरह से नॉर्मलाइज करते हैं कि किसी को बढ़त ना मिले और वो समानता के स्तर पर लाया जा सके, लेकिन अभी तक ये मामला डिस्क्लोज नहीं हो पाया। आरटीआई के तहत भी इसको देने से मना कर दिया गया है। और ऑप्शनल सब्जेक्ट के इन्हीं भेदभाव के कारण बसवान समिति ने यह अनुशंसा की थी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटा दिया जाए। तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको आज का सब्जेक्ट टॉपिक कैसा लगा। धन्यवाद।